हेलो फ्रेंड्स, मौर्य काल जो है वो न केवल प्राचीन भारतीय इतिहास बल्कि संपूर्ण भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण भाग है। और मौर्य काल जो है वो केवल बड़े बड़े जो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंबिसार है, ऐसे बड़े बड़े शासकों की साम्राज्यवादी उपलब्धियों मात्र के लिए नहीं जाना जाता। इट इज़ नॉट मेयरली नोन फॉर द इम्पेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स ऑफ द एम्परर्स, बल्कि इसका एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो है इसका प्रशासन। पूरे भारतीय इतिहास में प्रशासन का बड़ा विस्तृत और सुपरिभाषित रूप दिखाई देता है, वेल डिफाइंड रूप दिखाई देता है पहली बार मौर्य काल में। तो आज हमारे इस चर्चा का विषय जो है मौर्य काल ही होगा। आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस और मैं हूं आपका फ्रेंड सुनील सिंह। थोड़ा डिटेल्ड वीडियो रहेगा आज का, लेकिन ये जो वीडियो है इसको हम खास तौर पे बना रहे हैं इस दृष्टि से कि प्रीलिम्स की दृष्टि से ये आपके लिए उपयोगी रहे, ताकि आपको सारी जानकारी इसमें मिले। इसके पहले जो हमारे वीडियोस थे वो मेंस की ओरिएंटेशन के साथ थे, जिसमें कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान था, पर इस बार हमारा ध्यान जो है फैक्ट्स पर ज़्यादा होगा। तो आपको अलग दिखेगा कि सब ये प्रीलिम्स के लिए ही बनाया गया है। थोड़ा सा बड़ा होगा पर अंत तक ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत उपयोग के लिए रहेगा, बहुत उपयोगी होगा और दोनों एग्जाम में काम आएगा। मैंने बार बोल रहा हूँ कि प्रीलिम्स का ओरिएंटेशन है लेकिन मेंस के लिए भी उपयोगी होगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय होगा मौर्य प्रशासन। सब मौर्य प्रशासन के अलग अलग पक्ष हम देखेंगे। एक तो मौर्य प्रशासन के स्रोत क्या है, व्हाट आर द सोर्सेस। दूसरा अलग अलग जो लेवल्स है वो देखेंगे और उसके उन लेवल्स की अलग अलग क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या फीचर्स है, ये देखने की हम आज कोशिश करेंगे। तो सोर्सेस की जहाँ तक प्रश्न है, सोर्सेस में एक तो विष्णुगुप्त कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र जो है ये एक महत्वपूर्ण रचना है, समकालीन रचना है, इसी काल की है और इसमें जो है मौर्यकालीन राजनीति और प्रशासन के अलग अलग पक्षों को सम्मिलित किया गया है, बहुत विस्तार से बताया गया है। ये एक स्रोत है। दूसरा इंडिका है। एक्चुअली इंडिका इज ए ट्रेवलॉग रिटन बाय मेगास्थनीज, एक यात्रा वृतांत है जो लिखा गया है मेगास्थनीज के द्वारा। मेगास्थनीज भारत में चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही आया हुआ एक यूनानी राजदूत था। ए ग्रीक एम्बेसडर विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। और इसके अलावा फिर अशोक के अभिलेख हैं। अशोक के आपने पढ़ा होगा, बड़े बड़े शिलालेख प्राप्त हुए हैं, कुछ स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं, गुहा लेख प्राप्त हुए हैं, तो इनसे भी जानकारी मिलती है हमको मौर्य काल की। इसके अलावा मौर्य काल के जो दूसरे जो स्रोत है वो है यूनानी लेखक। कुछ यूनानी लेखक, कुछ ग्रीक राइटर्स है, जैसे स्ट्राबो है, प्लिनी है, जस्टिन है, एरियन है और एथानियस है। ऐसे कई राइटर्स हैं जिन्होंने इस काल के बारे में लिखा है। तो दीज आर द मेजर सोर्सेस ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अस। अब आप देखिए कि मौर्य जो प्रशासन है वो त्रिस्तरीय है। इट वॉज ए 3 tier एडमिनिस्ट्रेशन, जैसा कि आजकल होता है, मॉडर्न टाइम में जैसा होता है वैसा ही प्रशासन है। और इसके 3 स्तर है, केंद्रीय प्रशासन, प्रांतीय प्रशासन और तीसरा है स्थानीय प्रशासन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। दीज आर द 3 tiers ऑफ मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। हम एक एक को देख ले रहे हैं। पहले हम केंद्रीय प्रशासन देख रहे हैं। केंद्रीय प्रशासन में देखिए एक तो सम्राट है, एम्परर है, और चूंकि ये इट वाज ए पीरियड ऑफ मोनार्कियल रूल, इस समय राजतंत्रीय शासन था, तो राजा यहाँ वंशानुगत होता था और उसको चुना नहीं जाता था, पिता के बाद उसका पुत्र ही शासक बनता था। तो यहाँ वंशानुगत शासन था, हेरेडिटरी रूल था। और दूसरी चीज़ यह है कि राजा जो है यहाँ पर स्वेच्छाचारी हो सकता था, ऑटोक्रेट हो सकता था, पर होता नहीं था। कौटिल्य ये कहता है कि राजा जो है वो अपने युग की जो मूल्य है उनसे संचालित होता था, उनसे निर्देशित होता। द वैल्यू ऑफ द टाइम वॉज डायरेक्टिंग द रूलर। तो राजा स्वेच्छाचारी नहीं था, ऑटोक्रेट नहीं था, बल्कि उसके युग की जो सदाचार थे, जो नियम कानून थे, वो मर्यादाएं थी, वो उसका दिशा निर्देशन करती थी। सम्राट के अलावा यहाँ पर केंद्रीय प्रशासन में देखा जाए तो फिर उसकी सहायता के लिए कुछ मंत्री जैसे होते थे जिनको अमात्य कहा गया। अमात्य
जैसे आपने चाणक्य सीरियल में भी देखा होगा, अमात्य कहा जाता है मंत्री को, बड़े मंत्री को। जैसे चाणक्य को महामात्य कहा गया है क्योंकि वो प्रधानमंत्री था। तो अमात्य जो है मिनिस्टर लेवल का ऑफिसर होता था, राजा के बाद सबसे बड़ा ऑफिसर होता था। लगभग 18 अमात्य जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं, जैसा कौटिल्य से पता लगता है 18। इसमें कई अमात्य है, जैसे व्यवहारिक है जो न्यायाधीश होता था, न्याय का अधिकारी होता था। एक प्रदेष्टा था, वो भी न्याय का ही अधिकारी होता था। एक कर्मांतक था जो खानों का अधिकारी था। आटविक था जो वन का अधिकारी था। जैसे अंतःवशिक था जो सीमाओं पर जो किले होते थे वहाँ पर उसकी नियुक्ति होती थी। समाहर्ता था, समाहर्ता जो है वो कलेक्टर था, टैक्स कलेक्टर था, तो ही यूज्ड टू कलेक्ट द टैक्सेस। इसके अलावा सन्निधाता था, हु वाज ट्रेजरर, हु वाज द हेड ट्रेजरर, जो लाए गए कर को खजाने में जमा करता था। तो ऐसे अलग अलग जो है अमात्य हुआ करते थे। और इन अमात्यों के साथ साथ इनकी सहायता के लिए इनके जो दूसरे नंबर के अधिकारी होते थे अमात्य के नीचे, वो होते थे अध्यक्ष। दीज वेर सबऑर्डिनेट्स टू अमात्यस। तो कई यहाँ पर जो है कई अध्यक्ष आपको दिखाई देंगे। जैसे सीता अध्यक्ष दिखाई देता है। सीता अध्यक्ष जो है वो जो है कृषि का अधिकारी होता था। सूना अध्यक्ष था, बूचड़ खाने का अधिकारी। सूत्राध्यक्ष था जो बुनकरों का अधिकारी होता था। एक विविताध्यक्ष था, विविताध्यक्ष जो है वो चारागाहों का अधिकारी था। एक गणिकाध्यक्ष था, गणिकाध्यक्ष जो है वो वेश्यालयों का अधिकारी होता था। लक्षणाध्यक्ष था जो टकसाल का, मिंट का अधिकारी होता था। और ऐसे अलग अलग अध्यक्ष, पोतवाध्यक्ष होता था जो नाप तोल के विभाग का अधिकारी होता था। एक नवाध्यक्ष था जो नावों का अधिकारी होता था। तो ऐसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग अध्यक्ष होते थे। अध्यक्षों की संख्या लगभग 32 होती थी, 32 अध्यक्षास वेर देयर। तो इस तरह से एक बड़ी विस्तृत सी ब्यूरोक्रेसी यहां पर पाई गई है, एक बड़ा एक्सपांडेड सी ब्यूरोक्रेसी, एक बहुत विस्तृत सी नौकरशाही मौर्य काल में पाई जाती है। एक बड़ी नौकरशाही मौर्य काल की एक बड़ी विशेषता है। तो इस तरह से केंद्रीय प्रशासन होता था। और केंद्रीय प्रशासन जो है अलग अलग विभागों में बटा होता था। विभागों को तीर्थ कहा जाता था, तीर्थ। तो कई विभाग थे जिसमें से कुछ विभाग अभी हम यहां पर देख रहे हैं। जैसे आप देखिए कि एक राजस्व विभाग था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो देखिए रेवेन्यू पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। कौटिल्य ने भी जब राज्य के संबंध में एक सिद्धांत दिया था जिसको सप्तांग सिद्धांत कहते हैं, कि राज्य में 7 बड़ी अनिवार्य चीजें होती है, जिसमें राजा भी होता है, अमात्य भी होता है, राज्य की सीमाएं भी होती है। लेकिन उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग उसने कहा था कोष, कोष, ट्रेजरी। तो उसमें उसने कहा था कि साहब राजस्व के स्रोत कोष का आधार होते हैं। तो राजस्व पर बड़ा ध्यान दिया गया। कई प्रकार के यहाँ पर कर थे। जैसे मैं कुछ कर बता रहा हूँ आपको, फिर इसको डिटेल कर देते हैं। जैसे भाग था यहाँ पर, जैसे शुल्क था यहाँ पर, जैसे सेतु था, सेतु नाम का कर था, जैसे पिंड नाम का कर था, जैसे सेना भक्त नाम का एक कर होता था। इस तरह के अलग अलग कर थे। जैसे प्रवेश्य नाम का कर था, एक निष्क्राभ्य नाम का कर था, निष्क्राभ्य। भाग जो है ये कृषि पर लगने वाला कर था, कि कृषि का एक निश्चित भाग जो है, हर कृषक को अपने उत्पादन का एक निश्चित भाग जो है सरकार को देना है। इस समय 1/6 हिस्सा लिया जाता था कर का, कि जितना भी उत्पादन होगा 1/6 ऑफ द टोटल प्रोडक्शन विल बी गिवन टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ भाग। शुल्क जो है ये जो है व्यापार पर लगने वाला कर है। और इसके अलावा सेतु जो है, सेतु जो है ये लगता था जो पेरिशेबल गुड्स होते थे, जल्दी खराब होने वाली वस्तु थी, फल थे, सब्जियां थी, इस पर लगने वाला कर था। पिंड कर होता था एक, कि जब भी राजा किसी गांव से गुजरता था तो उस गांव के लोग राजा को अपनी तरफ से भेंट देते थे, स्वैच्छिक भेंट देते थे, उसको पिंड बोलते थे। सेना भक्त कर था, ये भी ऐसे ही था कि सेना जब जिस गांव से गुजरती थी उस गांव के लोगों का दायित्व होता था कि वो सेना का भरण पोषण करें, सेना भक्त कर कहलाता था। एक प्रवेश्य कर है, प्रवेश्य और निष्क्राभ्य जो है विदेशी व्यापार के कर थे। आपको नाम से लग रहा होगा, प्रवेश्य जो है आयात पर लगने वाला कर है, इंपोर्ट ड्यूटी है, जबकि निष्क्राभ्य जो है ये एक्सपोर्ट ड्यूटी है। निष्क्राभ्य यानी बाहर जाना,
एक्सपोर्ट ड्यूटी है, निर्यात कर है। तो करों की ये व्यवस्था थी। ध्यान रखना, कर जो है वो दो तरीके से दिए जाते थे। अधिकांश मामलों में तो कर अनाज के रूप में लिया जाता था, जिसको मेय कहते थे। अब ध्यान रखिए, मेय कोई कर नहीं है, बल्कि कर देने का एक तरीका है कि मेय वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। तो अधिकांश कर मेय के रूप में दिए जाते थे। लेकिन जैसे सेतु कर है, सब्जियों पर, खराब होने वाली वस्तुओं पर जो कर लिया जाता था, वो फिर वो वस्तुएं नहीं ली जाती थी, बल्कि उसके बदले में कैश लिया जाता था। तो उसको फिर कहते थे हिरण्य। हिरण्य, तो हिरण्य जो है ये नगद रूप में लिया जाने वाला कर था। सारे कर जो भी नगद रूप में लिया जाएगा वो हिरण्य कहलाएगा। तो दीज वेर द डिफरेंट टैक्सेस। और टैक्सेस पर मैंने बताया कि बहुत ध्यान दिया गया, बहुत कठोरता से उसको वसूल किया जाता था। तो ये राजस्व विभाग है। राजस्व के अलावा फिर दूसरा जो विभाग है वो बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, सेना। सेना, जिसको बल कहा जाता था, फोर्स, बल। बल भी सप्तांग में से एक पक्ष है, बल। तो सेना जो है उसका प्रभारी एक अधिकारी होता था, इसको बलाध्यक्ष कहते थे। अध्यक्षों में से यही एक है बलाध्यक्ष, जो सेना का अधिकारी होता था। और यहाँ 4 अंग होते थे सेना के। जैसे पैदल सेना होती थी, इन्फेंट्री होती थी, अश्व सेना, घुड़सवार सेना, कैविलरी, एक हाथी की सेना होती थी, और एक होता था रथ, चैरियट्स। तो 4 अंग थे सेना के। और ध्यान रखिए, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में ऐसा वर्णन किया है कि सेना के प्रबंधन करती थी एक 30 सदस्यीय परिषद। एक परिषद सेना का प्रबंधन करती थी, ये मेगास्थनीज का कहना है, विच हैड 30 मेंबर्स। और ये परिषद भी 6 समितियों में बटी होती थी, जो अलग अलग कार्यों के लिए होती थी। अलग अलग 6 कार्यों के लिए 6 समितियां होती थी इस परिषद में। एक पैदल सेना की, एक अश्व सेना की, एक जो हाथी सेना की, एक रथ सेना की, एक नौ सेना की, और एक रसद सप्लाई करने की। सेना को आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने के लिए, टू सप्लाई एसेंशियल गुड्स टू द मिलिट्री, एक अलग परिषद होती, एक अलग समिति होती थी। ऑल दीज 6 कमिटीज वेर कंप्राइज टू फॉर्म दिस काउंसिल, जो इस सेना का प्रबंधन करती थी। ऐसा कहना है इंडिका का, जो मेगास्थनीज ने लिखी है। तो ये सेना का प्रबंधन होता था। सेना में ध्यान रखिए, नौसेना ऐसी होती नहीं थी। नौसेना का मतलब यहाँ पर केवल नावें थी, विच यूज टू क्रॉस द मिलिट्री डिफरेंट रिवर्स। सेना के अलावा फिर न्याय एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है। न्याय, सभी जो मौर्य शासक है उन्होंने न्याय पर, जस्टिस पर बहुत ध्यान दिया। तो न्यायालय जो है यहाँ पर बनाए गए। 2 तरह के न्यायालय होते थे, जैसे आज होता है। आप देखिए मौर्य प्रशासन कितना रिजेंबल करता है मॉडर्न प्रशासन से, जबकि ये आज से 2300 साल पुरानी बात है, 2300 ईयर्स बैक। लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि मौर्य प्रशासन लगभग वैसे ही था जैसा आज मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है। बल्कि आप ऐसा कह सकते हैं कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन इज इंस्पायर्ड ऑफ द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि आज हमारी न्याय प्रणाली में 2 तरह के न्यायालय होते हैं। एक फौजदारी न्यायालय होता है जिसको हम क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं, और एक होता है दीवानी न्यायालय जिसको हम सिविल कोर्ट कहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही दीवानी मामलों के लिए जो है यहाँ पर धर्मस्थनीय नाम के न्यायालय होते थे, धर्मस्थनीय। जबकि फौजदारी मामलों के लिए, क्रिमिनल केसेस के लिए कंटक शोधन नाम के न्यायालय होते थे, कंटक शोधन। तो 2 अलग अलग तरह के न्यायालय थे। इसमें धर्मस्थनीय का अधिकारी जो होता था वो व्यवहारिक होता था, अमात्य लेवल का अधिकारी है व्यवहारिक, और कंटक शोधन का अधिकारी प्रदेष्टा होता था, वो भी अमात्य लेवल का अधिकारी है। इसके अलावा अलग अलग प्रशासनिक स्तर पर अलग अलग कोर्ट्स होते, जैसे आज होता है राज्य स्तर पर हाई कोर्ट होता है, जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, और उसके नीचे और दूसरे न्यायालय होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर न्यायालय थे। जैसे बड़े जो जिला स्तर के जो क्षेत्र होते थे वहाँ स्थानिक नाम का न्यायालय होता था, और स्थानिक के नीचे फिर द्रोणमुख होते थे, द्रोणमुख, और उसके नीचे खारवाटिक होते थे, खारवाटिक, और उसके नीचे फिर होते थे संग्रहण, संग्रहण। ऐसा भी बताया है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कि लगभग 800 गांव का जो क्षेत्र होता था वहाँ स्थानिक होते थे, 400 गांव का एक क्षेत्र में द्रोणमुख होता था, हर 200 गांव में खारवाटिक नाम का न्यायालय होता था, और हर 10 गांव में एक संग्रहण नाम का न्यायालय होता था।
तो इस तरह से अलग अलग न्यायालय होते थे। ये व्यवस्था भी वैसी है जैसी आज होती है। और देख सकते हैं आप कि इस समय न्याय प्रणाली थोड़ी सी बहुत कठोर थी और दंड की व्यवस्था भी कठोर थी। द पेनल वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और इसलिए जो है छोटे छोटे अपराधों के लिए भी कठोर दंड दिया जाता था। और यही कारण है कि मौर्य काल में ज़्यादा अपराध होते नहीं थे। तो ये न्याय का व्यवस्था है। न्याय की व्यवस्था के अलावा फिर जो है एक व्यवस्था है आपके गुप्तचर की, स्पाइस की, इंटेलिजेंस की। तो इंटेलिजेंस के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त काम किया। इस समय राजदूतों को स्पशः कहा जाता था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी का जो शब्द स्पाई है वो इसी से मिलके बना हुआ है, स्पशः से। स्पशः कहा जाता था। और दो तरह के गुप्तचर होते थे। एक वो जो किसी एक ही जगह पर रह के काम करते थे, उनको स्थानिक कहते थे, और दूसरे घूम घूम कर करते थे, उनको संचार कहते थे। तो सांचारिक और स्थानिक दो तरह के गुप्तचर होते थे। सांचारिक खास होते थे, जो अलग अलग जगह जाकर सूचनाएं एकत्र करते थे, इंफॉर्मेशन गैदर करते थे। और इसके अलावा कुछ जो है विष कन्याओं का भी इस समय प्रयोग किया जाता था जानकारी एकत्र करने के लिए। तो ये केंद्र का प्रशासन है, ये सारा केंद्रीय प्रशासन है। केंद्रीय प्रशासन के अलावा फिर प्रांतीय प्रशासन की स्थिति देखते हैं हम। जो मौर्य साम्राज्य था वो प्रांतों में बटा हुआ था, और ऐसे 4 प्रांत यहाँ पर दिखाई देते हैं। 4 प्रांत दिखते हैं। एक उत्तरापथ है, उत्तरापथ, अवंती, प्राच्य और दक्षिणापथ। बाद में अशोक ने एक और राज्य पर अपने इसमें साम्राज्य मिलाया, वो था कलिंग, स्टेट ऑफ कलिंगा। तो ये 5 राज्य थे और इनकी अलग अलग राजधानी थी। जैसे उत्तरापथ की राजधानी जो है, उत्तरापथ आजकल का पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है, उसकी राजधानी थी तक्षशिला जो आजकल पेशावर में है। अवंती की राजधानी उज्जैन है जो एमपी में है। और प्राच्य राज्य जो है ये पूर्वी राज्य है, यानी जो मगध का राज्य है वो है, जिधर आजकल बिहार है। तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी जो आजकल पटना है। दक्षिणापथ दक्षिण भारत, कर्नाटक और महाराष्ट्र का क्षेत्र था, और इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी जो आजकल कनकगिरी कहलाता है और कर्नाटक में है। इसके अलावा कलिंग की राजधानी तोसली में थी। तोसली आजकल संबलपुर में है, उड़ीसा का संबलपुर, महानदी के किनारे। तो ये अलग अलग राज्य थे। और राज्य जो है इसका प्रभारी अधिकारी होता था एक महामात्य, जैसे आजकल गवर्नर होता है ऐसे महामात्य होता था। कई बार ऐसा होता था कि महामात्य के पद पर किसी राजकुमार को अपॉइंट किया जाता था। अ प्रिंस वाज अपॉइंटेड एज महामात्य, तब उसको कुमारामात्य कहते थे, कुमारामात्य। जैसा आपने सुना होगा कभी कि अशोक जो है वो अवंती का कुमारामात्य था इन द पीरियड ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार के समय अशोक जो है वो यूज्ड टू बी ए कुमारामात्य ऑफ अवंती। तो महामात्य होता था, और उसकी सहायता के लिए यहाँ पर एक प्रादेशिक नाम का अधिकारी होता था, एक प्रतिवेदक नाम का अधिकारी होता था, जिसको पटवेदिक भी कहा गया है, पटवेदिक। इसके अलावा यहाँ पर राजस्व के लिए एक राजुक नाम का अधिकारी होता था। तो ऐसे कुछ अधिकारी होते थे जो प्रांतीय स्तर पर होते थे। इसमें से प्रतिवेदक बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रतिवेदक जो है ये थोड़ा न्यूट्रल सा होता था, जो राज्य के कार्यों पर नजर रखता था, एंड ही यूज्ड टू रिपोर्ट द किंग। वो राज्य की सूचनाएं सारी राजा तक पहुंचाता रहता है। बिल्कुल वैसी व्यवस्था जैसे आज होती है। आज हमारे यहाँ राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को हर महीने राज्य के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देता है। इन द सेम मैनर दिस प्रतिवेदक यूज्ड टू रिपोर्ट द किंग रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। तो ये प्रतिवेदक नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट, वो प्रतिवेदन देता था, रिपोर्ट देता था, इसलिए उसका नाम प्रतिवेदक है। और प्रादेशिक प्रशासन का काम देखता था, और ये राज्यपाल की तरह काम करता था। ये जो है प्रदेश की स्थिति थी। और प्रदेश फिर जिले जैसी इकाई में विभाजित होता था, उनको आहार कहा गया। आहार या आहार कहते थे या जनपद कहते थे।
जिलों को, और वो गांव में डिवाइड होता था। तो ये प्रांत का प्रशासन है। इसके अलावा फिर स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय प्रशासन है, बल्कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन दो तरह का था, एक ग्राम का था और एक नगर का था, एक रूरल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और एक अर्बन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की तरफ से एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था जिसको ग्रामिक कहते थे। ग्रामिक, ही वॉज अपॉइंटेड बाय द किंग, और वो राज्य के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन गांव का प्रशासन देखता था। बट देयर वॉज ए डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑल्सो। गांव में एक भोजक नाम का अधिकारी होता था, भोजक। he used to be elected by the people of the village। लोगों का जनप्रतिनिधि होता था, लोगों के द्वारा निर्वाचित होता था और राज्य और गांव के प्रशासन में हेल्प करता था। अब इस तरह से नगर में देखिए, नगर में एक अधिकारी होता था पौर, ये नगर का प्रशासन देखता था। लेकिन नगरों के प्रशासन के संबंध में इंडिका में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज दे रखी है। इंडिका पाटलिपुत्र के प्रशासन, पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन के बारे में कहता है कि पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन एक परिषद संचालित करती थी जिसमें 30 सदस्य होते थे। 30 members were there, which used to run the administration of city of पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो है के बारे में ये कहा गया कि 30 सदस्यीय परिषद है, और ये परिषद जो है 6 समितियों में विभाजित होती थी। 6 समितियों में 6 committees were there, और हर कमेटी एक अलग अलग काम करती थी। जैसे एक समिति जो है जनगणना का काम करती थी, एक उद्योगों का मामला देखती थी, एक नापतोल का मामला देखती थी, एक विदेशियों से संबंधित मामला देखती थी, एक जनगणना का मामला देखती थी, एक पंजीकरण का काम देखते थे। ऐसे अलग अलग कार्य देखने के लिए अलग अलग 6 समितियां थी, और ये वर्णन किसके द्वारा किया गया है? इंडिका के द्वारा। तो इस तरह से केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय प्रशासन जो है इसमें बटा हुआ है आपका मौर्य प्रशासन। और मौर्य प्रशासन की बड़ी खास चीज ये देख सकते हैं आप कि मौर्य प्रशासन जो है भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है आज। क्योंकि मैंने पहले भी बताता आया हूं कि जैसा प्रशासन आज आप देख रहे हैं, ये प्रशासन उस समय दिखाई देता था, और ये आज से लगभग 20-25 शताब्दी पहले की बात है, उसमें भी इस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था दिखाई देती है। इसलिए कहा जाता है कि जो मौर्य प्रशासन है ये भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है, बेस है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा ये टॉपिक था मौर्य प्रशासन, और आशा करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी हम प्रीलिम्स से संबंधित अब मतलब इस तरह से बांट लेंगे हम कि कुछ टॉपिक जो है मेंस के प्रस्तुत करेंगे और कुछ प्रीलिम्स के प्रस्तुत करेंगे। तो आगे भी हम प्रीलिम्स के इस तरह से कुछ सब्जेक्ट प्रस्तुत करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो समुद्रगुप्त पर आधारित होगा, समुद्रगुप्त और रामगुप्त पर आधारित होगा। तो वो अगले कुछ वीडियोज़ में आप देख पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।